हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने रिवीजन सीरीज के पार्ट थर्ड के बारे में। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और बिना समय को नष्ट किए हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके गाइज, आज हम बात कर रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज जिसमें हम लोग गवर्नमेंट इनिशिएटिव को कवर कर रहे हैं और इसके आज बात करेंगे पार्ट थर्ड के बारे में, जो कि आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए महत्वपूर्ण गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, उनको कवर करेंगे। एजेंडे की तरफ एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट वन में वेव 2025 चार धाम प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोगों ने सिल्कियारा टनल के बारे में बात करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की गई, जो कि आपका पार्ट टू में डिस्कस किया गया। इसी तरीके से इंडिया स्किल एक्सलेशन और इनिशिएटिव के बारे में हम लोगों ने P2 यानी कि पार्ट टू में डिस्कशन किया था। आज है पार्ट थ्री और गाइस आज हम बात करने वाले हैं स्टेलर मॉडल के बारे में, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 के बारे में। ये बात की जाएगी आज के लेक्चर में। चलिए देखते हैं क्या है ये दोनों गवर्नमेंट इनिशिएटिव और ये क्यों लिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेलर मॉडल के बारे में। असल में साथियों, ये जो स्टेलर मॉडल है ये एक शॉर्ट फॉर्म है। पता है आपको किसकी शॉर्ट फॉर्म है? ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटजिक टूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी लोड रिसोर्स एडुकेसी को हम शॉर्ट में स्टेलर के नाम से जानते हैं। और ये एक ऐसा मॉडल है जो कि सॉफ्टवेयर टूल प्रोवाइड करता है। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा कटिंग एज मॉडल जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ पावर जनरेशन, जो हमारा बिजली उत्पादन है उसके इंटीग्रेशन के लिए, उसके सही व्यवस्था के लिए कि कितनी बिजली किस समय बनाई जाएगी और किस समय कितनी बिजली किस जगह पर वितरित की जाएगी। इन सब इंटीग्रेटेड फैसिलिटी के लिए एक सॉफ्टवेयर टूल का निर्माण किया गया है जिसे हम लोग स्टेलर मॉडल के नाम से जानते हैं। ये क्या कर रहा है? ध्यान रखिएगा, प्लानिंग फॉर पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, स्टोरेज एंड डिमांड रिस्पांस, यानी कि किसी बिजली की किसी जगह पर कितनी जरूरत है, उसको कितना ट्रांसफर करना है, कितना उत्पादन करना है और साथ में किस बिजली के उत्पादन को स्टोर करना है, यानी कि हर व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए और आर्टिकल को विजिबल करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे हम लोग स्टेलर टूल के नाम से आज बात करने वाले हैं। जैसे कि अपर पावर ग्रिड हो गया, डीजल जनरेटर हो गया, एनर्जी स्टोर इक्विपमेंट्स हो गए, विंड पावर जनरेशन हो गया, फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जीज हो गई, लोडिंग हो गया। ये सभी हमारे ऊर्जा के ही तो स्तर है, ऊर्जा के ही उत्पादन व्यवस्थाएं हैं। अब इन उत्पादन व्यवस्थाओं का जो मुख्य शीर्ष है वो है बिजली उत्पादन, और इसी बिजली उत्पादन को हम अलग अलग तरह से कर रहे हैं। लेकिन साथियों, बिजली उत्पादन करना और साथ में उसको उपभोग करना, इन दोनों के आंकड़ों का सही अनुमान हमारे पास होना चाहिए और उसी अनुमान के लिए ये एक एप्लीकेशन बनाई गई है। चलिए देखते हैं ये चर्चा में क्यों रही थी। असल में साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इसका इनिशिएशन लिया गया था और अभी हाल ही में कुछ समय पहले ये आपकी 13 अप्रैल 2025 को पीआईबी की साइट पर अपलोड भी की गई है। इसमें क्या है, हमने एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा एक एप्लीकेशन को, एक सॉफ्टवेयर टूल को लॉन्च किया है, यानी कि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिससे कि जितने भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो पा रहा है उसका हम पूरा डेटा रख पाए, उसका आंकड़ा रख पाए और उसे इंटीग्रेटेड कर पाए, यानी कि कितनी बिजली कब कहाँ और कैसे प्रोवाइड की जाएगी, कैसे उत्पादित की जाएगी, उन सभी के मॉडल को तैयार करके सॉफ्टवेयर टूल पर अपडेट रखा जाएगा, जो कि अलग अलग बिजली उत्पादन करने वाली एजेंसीज या फिर बिजली उत्पादन करने वाले जितनी भी साइट्स हैं उनको और साथ में बिजली को वितरित करने वाली साइट, दोनों को प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जब प्रोवाइड किया जाएगा ना एप्लीकेशन, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनको दिया जाएगा। ठीक। The state of art totally indigenously developed resource adequacy model, यानी कि स्टेलर मॉडल हैज रिसेंटली बीन लॉन्च बाय
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, अभी हाल ही में इसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा 11 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया था, जो जिसकी बात आपके पिछले न्यूज़पेपर्स में भी आपने देखी होगी, जब इसको लॉन्च करने की बात की जा रही थी, और ये बात है 2024 की। ठीक, चलो अब देखेंगे जो ये स्टेलर मॉडल है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, स्टेलर मॉडल जो कि आपका एक सॉफ्टवेयर अपडेट है, मैं लिखती जाऊंगी चीजों को जो आपको ध्यान रखनी हो। ठीक है, स्टेलर मॉडल क्या है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर टूल है। एक सेकेंड, ये क्या है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर टूल है, और जितने भी हमारे बिजली उत्पादन के आंकड़े हैं, या फिर सॉरी बिजली उत्पादन के एजेंसीज हैं या फिर साइट्स हैं, उनको और बिजली वितरित करने वाली साइट है, उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा। कोलैबोरेटिंग पार्टनर इसके कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें लंटायू ग्रुप ये एक कोलैबोरेशन का काम कर रहा है, साथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने का और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम में मदद कर रहा है। ओके गाइस, अब देखेंगे इसे अलाइन किसके साथ किया गया है। देखो, रिसोर्स एडुकेसी गाइडलाइन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर जून 2013, जून 2023 में रिसोर्स एडुकेसी गाइडलाइंस के द्वारा ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत अलाइन किया गया था। और इसमें अवेलेबिलिटी क्या थी, इसकी अवेलेबिलिटी थी कि जो स्टेट है, राज्य है, उनके डीकॉम्स को, है ना, उनके डीकॉम्स को और उनके लोड डिस्पैच को, डीकॉम का मतलब वो कंपनीज जो बिजली बनाने का काम करती हैं, जैसे कि पावर ग्रिड हो गया, निपको हो गया, है ना, यूपीपीसीएल हो गया, ये सभी इनकॉम्स और लोड डिस्पैच यानी कि जो बिजली को वितरित करने का काम करती हैं, उन्हें राज्यों के अलग अलग डीकॉम और लोड डिस्पैच को प्रोवाइड कराया जाएगा, दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। क्लियर, ओके। अब बात करेंगे इसके की फीचर्स के बारे में। क्या है इसके की फीचर, सबसे पहला है क्रोनिकल पावर सिस्टम मॉडलिंग। क्रोनिकल पावर सिस्टम मॉडलिंग का मतलब समझ रहे हो, यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि बिजली की जो जरूरत होती है ना, या फिर बिजली की जो खपत होती है, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होती है। मेरा मतलब ये है, सुबह बिजली कम खर्च होती है, दोपहर में बिजली की खपत ज्यादा होती है, रात में बिजली की खपत ज्यादा होती है ना। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग अमाउंट ऑफ यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, और इसी को फुलफिल करने के लिए हमें अलग स्ट्रैटेजी भी बनाना पड़ेगा। या फिर एक चीज और है, अलग अलग टाइम पर बिजली का जो अमाउंट है, जो दाम है, बिजली की जो मांग है, वो अलग अलग होती है, और इसी को ठीक करना, इसी का प्रबंधन करना आपका आ जाता है क्रोनिकल पावर सिस्टम मॉडलिंग के अंतर्गत। ठीक, ये काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है स्टेलर मॉडल। ठीक, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग। इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग का मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, सारा काम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ही नहीं है, बल्कि इस बात का भी पता लगाना आवश्यक है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बना रहे हैं, क्या उसको हम खपत कर पा रहे हैं, यानी कि किस समय किस जगह पर कितनी बिजली की मांग है, कितना बिजली का दाम है, और कितनी बिजली की खपत है। इन सभी चीजों का आंकड़ों का पता रखना, उसका प्रबंधन करना, ये सभी आ जाता है इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग में, यानी कि एक प्लानर तैयार करना कि हमको कब, कहाँ, कितने बजे कितनी बिजली बनानी है, कितने दाम पर देनी है, और कितनी बिजली की इससे खपत होकर सामने आएगी, जिससे कि हम डेटा को कवर कर पाएं और साथ में आसपास के रीजन्स में बिजली की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है इंडिजिनस डिमांड रिस्पांस। देखो, इंडिजिनस डिमांड रिस्पांस का मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग बिजली की डिमांड होती है। जैसे कि अगर आप शहर में चले जाओ तो बिजली की डिमांड ज्यादा है, मेट्रो सिटी में चले जाओगे तो बिजली की डिमांड और ज्यादा है। बिल्कुल उसी तरह से अगर गांव में चले जाओगे तो बिजली की डिमांड कम है। इसीलिए बोला गया है इंडिजिनस डिमांड रिस्पांस। गांव में अलग तरह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को
सपोर्ट करना होगा और अलग तरह से डील करना होगा। शहरों में अलग तरह से डील करना होगा, वहीं पर मेट्रो सिटीज में अलग तरह से डील करना होगा। अब अलग अलग जगह पर जब अलग इलेक्ट्रिसिटी की अलग अलग डिमांड है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी मांग, हमारा खर्च और हमारा उत्पादन, ये सब जब तक प्रबंधित नहीं होगा तब तक हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के साथ में मर्ज नहीं कर पाएंगे। सीधे शब्दों में बोला जाए, जितनी हम बिजली बना रहे हैं उसका आंकड़ा हमको पता होना चाहिए अपनी खपत के हिसाब से, यानी कि कितनी खपत हो रही है उसी के रेशियो में हम एक प्रोडक्शन करेंगे, तभी तो हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। मान लो आप एनटीपीसी की बात करो, तो एनटीपीसी जो कि एक रूरल एरिया को कवर करने का काम करता है, वो बहुत सारा बिजली का उत्पादन कर ले, पर बिजली की जरूरत तो उतनी नहीं है, राइट। वहीं पर अगर हम जैसे नेपको की बात करें, जो कि नॉर्थ ईस्ट में काम करता है, जहां पर बिजली का उत्पादन ना होता है, ना के बराबर, मतलब सीधे शब्दों में बोला जाए जितनी वहां पर रिक्वायरमेंट है उससे कम प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये इसका कारण क्या बन रहा है असल में साथियों, क्योंकि हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को मैनेज नहीं किया है। तो वही चीज यहाँ पर बोली जा रही है, इंडिजिनस डिमांड रिस्पांस, अलग अलग जगह की जो डिमांड है उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए हमको पूरा एक प्लानर तैयार करना पड़ेगा। और वो प्लानर कहाँ पर मिलेगा आपको? स्टेलर मॉडल पर, ठीक है। वो हमको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा किसी भी ऐसी एजेंसी को, ऐसी कंपनी को जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम कर रही है, एज लाइक नेपको, एज लाइक पावर ग्रिड, एज लाइक एनटीपीसी, राइट। तो अलग अलग स्टेट की कंपनीज को और साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को आगे भेजने का काम कर रहे हैं, उन सभी एजेंसीज को और साइट को। ओके, एंसिलरी सर्विस ऑप्टिमाइजेशन। एंसिलरी सर्विस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आपने सर्विस तो एक कंज्यूमर को दे दी, बट वो उसको कैसे कंज्यूम कर रहा है उसका भी प्लानर अंदर से इंटरनल कहना चाहिए बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाएगा, जो कि स्टेलर बोर्ड पर मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, दोपहर में बिजली ज्यादा खर्च हो रही है, सुबह बिजली ज्यादा खर्च हो रही है, रात में बिजली ज्यादा खर्च हो रही है, पर सब समय पर अलग अलग दाम पर खर्च हो रही है। यानी कि अगर हमको बिजली को सही तरह से मैनेज करना आता होगा तो हम चाहे एसी चला ले, हम चाहे टीवी चला ले, हम चाहे आयरन कर ले, कुछ भी कर ले, पर हमारा बिजली का बिल ज्यादा नहीं आएगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमको वॉशिंग मशीन चलानी है तो हमको सुबह के समय चलाना चाहिए। क्यों? उस समय पर बिजली की मांग कम होती है और उस समय पर बिजली के दाम कम होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से दोपहर में अगर आप एसी, वॉशिंग मशीन चलाओगे तो ये वो समय है जिस समय पर सबसे ज्यादा दाम और खपत होती है। तो इस तरह से हमको सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा कि कब हमको कम प्रयोग करना है और कब हमको ज्यादा प्रयोग करना है, और इसी को हम लोग एसिलरी सर्विस ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जानते हैं। ओके गाइस, अब की फीचर्स की तरफ देख लेते हैं। पहला है क्रोनिकल पावर सिस्टम मॉडलिंग, जो कि अभी मैंने आपको समझा दिया था कि रियल टाइम में पावर ग्रिड ऑपरेशन, अकाउंटिंग, लोड फ्लो, रैंप रेट्स, यूनिट लेवल कंजम्पशन, ये सब हमको क्रोनिकल मॉडल के थ्रू पता चलता है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग, अभी मैंने बताया था, अलग अलग तरह से चीजों को प्लान करना कि कितनी स्टोर की जाएगी, कितनी बनाई जाएगी, कितनी भेजी जाएगी, ये सभी आपका डिमांड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम प्लान करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग, है ना। रिसोर्स थ्रू बाय फाइनेंशियल ईयर 2034 टू 35। इंडिजिनस डिमांड रिस्पांस क्या है? कैप्चर कंज्यूमर फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑप्टिमाइज ग्रिड लोड। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, कंज्यूमर कितना ऑप्टिमाइज कर रहा है और किस पर्टिकुलर कॉस्ट पर कर रहा है, उसके लिए, उसको कम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए प्रबंधन करेगा स्टेलर मॉडल। नेक्स्ट है एंसिलरी सर्विसेज ऑप्टिमाइजेशन, प्लान एंड एसेंशियल ग्रिड स्टेबिलिटी सर्विसेज सच एज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड रिजर्व्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप मॉर्निंग में एसी चलाओगे तो आपका बहुत कम खर्च आएगा, जबकि दोपहर में चलाओगे बहुत ज्यादा आएगा। वॉशिंग मशीन मॉर्निंग में चलाओगे कम आएगा, दोपहर में चलाओगे तो ज्यादा आएगा, है ना। रात में चलाओगे तो कम आएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहली चीज, स्टोरेज और ओवर कैपेसिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे हम खर्च कर पाएंगे।
support zero load shedding and eliminate the need for the stressed capacity। जो हमारी जीरो लीड शेडिंग प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। इनेबल लीस्ट कॉस्ट प्लानिंग, जो हमारी जीरो प्लानिंग है ना उसको प्लानर तैयार करके अफोर्डेबल और एफिशिएंट बना पाएंगे, जिससे कि जितना भी हम बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके हम खर्च भी करा पा रहे हैं, कहीं वेस्ट नहीं कर रहे हैं। स्टोरेज लोकल एंड साइज एडिंग रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, इसमें क्या होगा, अपनी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अलग अलग रिन्यूएबल इंटीग्रेशन की भी मदद ले पाएंगे। ओके गाइस, अब एक और दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये बात करती है आपके साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। चलिए इस पर एक बार नजर डालते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, इंडिया की तरफ से भारत का पहला थ्रेट रिपोर्ट 2024 को लॉन्च किया गया है टू सपोर्ट साइबर सिक्योरिटी, जो कि आपके साइबर सिक्योरिटी को सपोर्ट कर रहा है। किसमें, बैंकिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज में एंड इंश्योरेंस में, जिसे हम शॉर्ट में BFSI के नाम से जानते हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस की सिक्योरिटी के लिए जो आपको एक थ्रेट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसे हम कहते हैं डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024, जिसकी मदद से हम ये पता लगा पाते हैं कि वो कौन सा पर्टिकुलर फील्ड है जो इन सेक्शंस में, इन पर्टिकुलर कैटेगरी में सिक्योरिटी की कमी का कारण बन रहा है, और उसको बताने का काम करता है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। डेवलप किसके द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा, इसका कोलैबोरेशन सीसा के द्वारा हुआ था। अच्छा, ये सीसा है क्या, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सर्विस अलाइनमेंट ग्लोबल सिक्योरिटी फर्म है ये, जिसको हम शॉर्ट में सीसा के नाम से जानते हैं। इसी तरह से सर्ट इन का नाम तो आपने सुना ही होगा। सर्ट इन क्या है, ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जो कि टैकल की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा। एक होता है सिस्फिन, है ना, जो कि साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को टैकल करने का काम करने वाली एक रिस्पांस टीम है। किसके अंडर, फॉर फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी हमारे ट्रैप होते हैं, जो भी हमारी ब्लीचिंग होती है, या फिर जो भी हमारी फिशिंग होती है, जो भी मालवेयर सॉफ्टवेयर काम करते हैं, उन सभी को ट्रैक करने के लिए ये आपकी सर्टफिन एक पर्टिकुलर एजेंसी है जो कि इसके लिए काम करती है। ओके गाइस, तो ये वो पर्टिकुलर पार्ट थे, सर्टिन हो गया, सर्टफिन हो गया एंड सीसा हो गया, ये सभी आपके डेवलपिंग एरिया में थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका लक्ष्य क्या है, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 का लक्ष्य क्या था। पहली चीज था, जो हमारा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस है या फिर इंश्योरेंस है, ऐसे इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह का फाइनेंशियल धोखाधड़ी हो रही है, या फिर साइबर थ्रेटन हो रहा है, या फिर किसी भी तरह से साइबर सिक्योरिटी का ब्लीच हो रहा है, तो उसको बचाने में मदद करता है। सीधे शब्दों में बोला जाए तो डिजिटल थ्रेट एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि ये बताती है कि हमारे किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल सेक्टर में कहां पर साइबर सिक्योरिटी में कमी आ रही है, उसको सुधारने का मौका देती है और उसे ढूंढकर सामने लाने का काम करती है। क्लियर, तो पहला समझ में आ गया। दूसरा है स्ट्रेंथन साइबर डिफेंसेस, जो हमारे साइबर के डिफेंस है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी है, उसको स्ट्रांग बनाने का, उसको जटिल बनाने का, उसको मजबूत बनाने का काम करती है। इनहांस लॉन्ग टर्म साइबर रेलियंस, जो हमारा लॉन्ग टर्म का साइबर रिलियंस है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सुरक्षा है, उसको बढ़ाने का काम करती है। अडाप्ट टू रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइनेंशियल सर्विस, हम आज के टाइम पर UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आज के टाइम पर निफ्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आज के टाइम पर वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सभी ऐसे सेक्टर्स हैं, ये पर्टिकुलर ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में थ्रेटन, या फिर कहना चाहिए साइबर थ्रेटन के एक आज के समय का बड़ा हॉट स्पॉट है, एक ऐसा एरिया जहां पर सबसे ज्यादा ब्लीच किया जा रहा है। कैसे ब्लीच किया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ फिशिंग। फिशिंग का मतलब आपके साथ एक फेक OTP भेजा जाएगा, और या फिर आपको फेक क्रेडिट अमाउंट भेजा जाएगा, और आपसे
पैसे वापस मांग लिए जाएंगे। जनरली आपने देखा होगा आज के टाइम पर इस टाइप के क्राइम चल रहे हैं, और वो किस में आते हैं, वो फिशिंग एक्टिविटीज में आते हैं। और ये फिशिंग एक्टिविटीज सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में प्रयोग की जा रही हैं। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे की हाइलाइट्स के बारे में। सबसे पहले है सेक्टर वाइड सिक्योरिटी गैप। जो हमारे सेक्टर्स में एक सिक्योरिटी गैप आ रहा है या फिर साइबर सिक्योरिटी गैप आ रहा है, उसको कम करने में डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट मदद करती है। सामाजिक रूप से या फिर इमर्जिंग और क्रेडेंशियल थेफ्ट को सामने लाने का काम करती है, या फिर कहना चाहिए किसी चीज के विरुद्ध आवाज उठाने का काम करती है। ग्रोइंग सप्लाई चेन एंड थर्ड पार्टी रिस्क। ग्रोइंग सप्लाई चेन एंड थर्ड पार्टी रिस्क का मतलब ये हुआ, आपने देखा होगा कि जब हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन आता है, और अगर हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन को ओपन करके चैट करते हैं तो आप जिस पार्टनर से बात कर रहे हो, जब भी वो उस पर्टिकुलर चैट को ओपन करेगा तो आप उसे पासवर्ड बताओगे एंड तब वो चैट उसको दिखाई देगी। और इसी को हम लोग एंड टू एंड इंक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। इसके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। थर्ड पार्टी का मतलब ये हुआ कि जो मैं और मेरे पार्टनर के बीच में बात होगी वो किसी थर्ड पर्सन के पास हो ही नहीं सकती, ना इवन किसी भी ऑपरेटर के पास भी नहीं होगी। और इसी को हम लोग एंड टू एंड इंक्रिप्शन का नाम से जानते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब यही बात फिनेंशियल टर्म में आती है, पैसों के लिए आती है, तो थर्ड पार्टी को बीच में से हटाने के लिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जितना भी डेटा होगा वो ब्लॉकचेन के अंदर जाएगा और कहना चाहिए सेफ हो जाएगा, एक सिक्योर अमाउंट में चला जाएगा। और उसको ट्रैक करने के लिए ऑपरेटर को भी पासवर्ड चाहिए होगा, उससे पहले वो उसे ट्रैक नहीं कर सकता। तो वही है ग्रोइंग सप्लाई चेन को बढ़ाना एंड थर्ड पार्टी रिस्क को कम करने में हमारी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट काम करती है। टारगेटिंग क्लाउड, ऐसे रैंसमवेयर एंड मैलवेयर्स जो कि क्लाउड को टारगेट करते हैं, मिसकॉन्फ़िगर्ड करते हैं। सिस्टम को मिसकॉन्फ़िगर्ड करने का मतलब ये हुआ, आपने देखा होता है ना कि कभी बैठे बैठे हमारा लैपटॉप हैंग हो जाता है, कई बार हैकिंग की जाती है और बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज के डेस्कटॉप को पूरा हैक कर लिया जाता है। जिसमें अगर इस करंट अफेयर को हम लोग ऐड करें तो ध्यान रखना, रक्षा मंत्रालय सबसे एक नंबर 1 का मंत्रालय है जिसके लगभग हर 6 महीने पर सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया जाता है। और इसी वजह से अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अपने सभी सॉफ्टवेयर में, मतलब जितने भी लैपटॉप है उनमें से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर दिया है, पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट को डिलीट कर दिया है। और आज के समय में माया 7 के नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक विंडो है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के समय पर, जिस समय पर माइक्रोसॉफ्ट यूज किया जा रहा है, उस समय पर रक्षा मंत्रालय के जितने भी डेस्कटॉप हैं वो लगातार हर 6 महीने पर हैकिंग के शिकार हो जा रहे हैं और बड़ा बड़ा डेटा या तो लीक हो जा रहा है या फिर डिलीट हो जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको न्यूज क्यों बताई, इसका रीजन था टारगेटिंग क्लाउड्स, है ना, और मिसकॉन्फ़िगर्ड सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना। अब आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि मैंने 2 बार एक नाम लिया, मॉलवेयर और रैंसमवेयर एंड मॉलवेयर, ये होते कौन है? तो ध्यान रखना, रैंसमवेयर वो लोग होते हैं जो हैकिंग का काम करते हैं, मालवेयर वो लोग होते हैं जो एक ग्रुप बना के किसी चीज को टारगेट करके हैक करने का, डिलीट करने का या फिर डेटा में छेड़छाड़ करने का काम करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जितनी बातें मैंने आपको बताई, समझाई, ये सेम चीज यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की गई है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें आप लोगों के लिए जितने भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हैं, आप जॉब ग्रेड आईएएस के सोशल मीडिया के साथ जुड़कर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर आप जॉब ग्रेड के साथ में, इंस्टाग्राम पे job.grade के नाम से, ट्विटर पर आप जॉब ग्रेड के नाम से और यूट्यूब पर आप जॉब ग्रेड के नाम से सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं और रियल टाइम अपडेट को अचीव कर सकते हैं। ओके गाइस, इसी के साथ अगर आपने अभी तक जॉब ग्रेड का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पेड क्लास, टेस्ट सीरीज, बुक एंड करेंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप हमारे साथ लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट,
करियर गाइडेंस, नोट्स एंड ई बुक्स, साथ में फ्री प्रैक्टिस कंटेंट को भी अचीव कर सकते हो। बस उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, 9643898761 पर कॉल करना होगा और हमारी टीम के साथ जुड़ना होगा। इसी के साथ साथियों, अगर आप मेरे साथी कोई भी ऐसा है जिसे फ्री कोर्सेज या फिर पेड कोर्स को लेने में या फिर सर्च करने में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो हमारे तक पहुंचने में बिल्कुल संकोच ना करें, इस नंबर को फॉलो करें। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके रिप्लाई को मैं खुद देने आऊंगी। और साथ में अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।